हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं। पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम कैसे बनाते हैं, और उसको याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्योंकि इतनी बड़ी श्रेणी है उसको आसानी से याद नहीं किया सकता, उसको ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। उस ट्रिक को दोबारा से हम लिख देते हैं, तब हम आपको बताते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग लिखाएंगे। ठीक है, तो डालें हेडिंग। हेडिंग नहीं डालें अभी, 1 मिनट में अगर दोबारा से आपको वो श्रेणी आपकी दोबारा से बना दे रहा हूँ, तभी आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। देखिए क्या थी, सूत्र था, देखिए मैंने ट्रिक बताई थी, ल क व क न म गे अल मन जन। ये ट्रिक थी, लकवा काना मांगे अलमंजन कर कर अलमंजन कर। लिख सकते हो, सी आर को लिखना चाहे लिख सकते हैं। फी कड को नी सन प। राइट, इनके ऊपर कितना प्लस था, एक पॉजिटिव। इस पर पॉजिटिविटी भी याद हो जाती है, इससे याद करें। इस पर एक प्लस, लेकिन ये दो प्लस, ये एक प्लस, दो प्लस, ये तीन प्लस, ये दो 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 प्लस, फी कॉम्बिनेशन ऑफ फी, और लास्ट में फी भी था। हम चाहते तो Fe3 प्लस बना सकते थे, लेकिन मैंने इसको हटा दिया था। राइट, फिर उसके बाद आता है H2, उसके बाद आता है H2। ये कॉमन था। इसके ऊपर थी शंकु, शंकु होगा आगे पीटे आओ ए। ये इसकी ट्रिक थी। इस ट्रिक के द्वारा इस श्रेणी को हम पूरे से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक के द्वारा हमने आपको श्रेणी बनाना सिखाया था। इस ट्रिक के द्वारा कैसे बनाना था, ये इलेक्ट्रोड थे, मैंने आपको इलेक्ट्रोड बताया था। ये इलेक्ट्रोड मैंने आपको लिख दी, बस इलेक्ट्रोड याद रखने। और मैंने ये बताया था इस साइड में इलेक्ट्रोड जो हो इसका कितना होता है। इससे पहले हम आपके बीच में फ्लोरीन क्लोरीन आए थे, वो धातु ये बताया था, फ्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन यहाँ था, इस तरह से बताया था। राइट, तो इसको अलग से आप याद रखेंगे, इस श्रेणी में याद ना रखेंगे, इसको इस श्रेणी में अलग से याद रखेंगे। फूटा कुल्लड़ बारात आई एटा, एटा लिखा नहीं जाता, फूटा कुल्लड़ बारात आई, बस फूटा कुल्लड़ बारात आई, ये ध्यान रखना, और इस टेक्निक को ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इससे होगा क्या, अब आप देखेंगे इस श्रेणी का यूज क्या है। बहुत ही गजब यूज है। आपको इसमें 10th में भी आपने इस श्रेणी को पढ़ा है। वही श्रेणी उस समय आपको कठिन लगती है, श्रेणी हम आपको बताते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोड भी लिखाया था, यहाँ इलेक्ट्रोड कैसे थे, पॉजिटिव है ना, ज़्यादा था जो भी था। यहाँ इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था, यहाँ भी इलेक्ट्रोड हो पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, लेकिन सॉरी यहाँ इलेक्ट्रोड यहाँ था ज़ीरो। फिर यहाँ इलेक्ट्रोड, फिर जीरो से नीचे आने पर माइनस होने लगा था, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होने लगा था। राइट, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोड F2 का इलेक्ट्रोड था 2.87 है ना। और उसके बाद AU का था, उसके बाद AU का आप देख लीजिए पीछे बैक करके वीडियो को, पीछे वाली वीडियो इससे पीछे वाली बनाई थी। इसमें A0 AU का सोने का गोल्ड का था प्लस 1.40। ठीक है, इसका मतलब ये प्लस मतलब ये ज़्यादा था, ये कम था, फिर और कम 1.36 आया था, फिर और कम 1.09 आया था, फिर और कम 0.89 आया था। इसको धीरे धीरे कम होता चला गया, कम होते 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 कम होते 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 यहाँ आके 0.00 हो गया था। राइट, और 0 होते होते फिर धीरे घटना स्टार्ट हुआ, 0 से भी कम माइनस में होने लगेगा, फिर 0 से माइनस कम होने लगा था, और कम हो गया था 0 मतलब और कम हो गया था 0.89, इस तरह 0.0 माइनस कम होता है, फिर 1.3, इस तरह से कम होते होते लास्ट में सबसे कम हो गया था -3.05 वोल्ट। किसका, Li का, यहाँ Li का था।
ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसमें रिएक्शन कौन सी है वो आपको याद नहीं, पहले ही आपको बताया था। ठीक है, बनाना आपको सिखाया था। अगर आप बनाना चाहें तो इसको हम आगे बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। फिर थोड़ा सा हम दोबारा से एक रिएक्शन बता दे रहे, अगर कोई दिक्कत है आपको तो कोई एक रिएक्शन बता दे रहे। ये इलेक्ट्रो था, अब इलेक्ट्रो को इस चित्र को केवल याद रखें, ये प्लस को भी याद रखें, तो आगे आप रिएक्शन भी कर लोगे। इलेक्ट्रो भी कैसे रिएक्शन हो जाएगी, जैसे आपको Fe का निकालना तो क्या ऑब्लिक लगा दो और इसके आगे खत्म कर दो, व्यंजा कर दो, Fe हो गया। ओके, इतना आसान। अब इसे रिएक्शन कैसे बनानी, तो देखिए Fe एक 2+ लिख दो और इससे आंसर क्या बनाना, आपको आंसर Fe बनाना। अब इसमें कितने प्लस, हमेशा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 2, तो 2 प्लस 2 माइनस, है ना, प्लस के 2 माइनस 2 होंगे Fe, है ना। तो ये बहुत आसान है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रो डबल लिखना कहा था, इलेक्ट्रो को कैसे लिखेंगे, E0, उसके बाद लिखेंगे Fe 2+ ऊपर और नीचे गंजा Fe बराबर। यहाँ मान रखते हैं, यहाँ मान आपको याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस प्लस होगा या माइनस, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, बस इतना। ठीक है, तो रिएक्शन करना भी आप सीख चुके। ठीक है, अब इसको आज दोबारा क्यों बनाना पड़ा, आज आप मुझे इसको दोबारा क्यों बनाना पड़ा। ठीक है, बात हाँ थी, दोबारा इसलिए बनाया बेटा, इसके बिना दोबारा आगे इसकी जो विशेषताएं लिखाने वाले को समझ में नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, आज की वीडियो में आप डालेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं। डाल लीजिए, देखिए नंबर 1 क्या है, नंबर 1 आपको पहले लिखाया था ऐसे, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या थी, क्रियाशीलता बढ़ती, लिखाया था। तो लिखिए पहला पॉइंट, इस श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता अथवा सक्रियता, क्रियाशीलता का दूसरा नाम सक्रियता, इस श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के घटते हुए क्रम में बढ़ती है। कठिन लग रहा है तो इसको छोड़ दो, ऐसे लिख दो, उनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। इस श्रेणी में धातुओं को ऊपर से नीचे की ओर, इस श्रेणी में, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मिस्टेक पूरा समझ नहीं आया, मैं बोल रहा, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, अब देखिए इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की क्रियाशीलता कोष्ठक में सक्रियता बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड विभव कम होते जाते हैं। बताया था, जिसका इलेक्ट्रोड कम होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। मैंने नीचे इंडिया बताया था, उसका इंडिया का इलेक्ट्रोड कम होता है। ठीक है, इसलिए क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, ज़्यादा कार्य कर रही है इंडिया, इसलिए ज़्यादा धनी है, तो ज़्यादा अपचायक है, इसलिए ज़्यादा अपचायक भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, तो ये आपका पहला पॉइंट होगा क्रियाशीलता। तो ऊपर से नीचे को चलने पर क्रियाशीलता कैसी हुई, बढ़ रही है, बढ़ती है। ठीक है, अब डालें दूसरा पॉइंट डालें, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर धातुओं की अपचायक क्षमता क्रमशः बढ़ती जाती है, अपचायक क्षमता ही बढ़ती है, तो अपचायक क्षमता कैसी होती है, बढ़ती जाती है। मैंने बताया अपचायक कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा धनी होता है, सबसे ज़्यादा धनी होगा वो अपचायक होगा, तो उसकी अपचायक क्षमता कैसी होती है, बढ़ती जाती है। जो अपचायक होते हैं मैंने बताया था, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं, अपचायक क्या पदार्थ करते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, अपचायक क्या करते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया करते हैं। कौन सी, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण क्रिया कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन देना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं कौन, नीचे वाले बढ़ते बढ़ते उनकी अपचायक क्षमता ज़्यादा हो जाती है, अर्थात ऑक्सीकरण करने की क्षमता, ऑक्सीकरण ज़्यादा करने लगते हैं, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने लगते हैं, ऊपर वालों को दान करते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने बताया था, ऊपर वाले को दान करते कौन, नीचे वाले। ठीक, अच्छा अगला नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे, इस श्रेणी में धातुओं की का धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे को चलने पर बढ़ता जाता है।
क्या बढ़ता जाता है? धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय, धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है। तो नीचे का ज़्यादा अधिक धनी है, ठीक है, ज़्यादा धनी होती नीचे वाली, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, अर्थात कम होता है। कम वाले जिसका इलेक्ट्रोड कम होगा वो ज़्यादा धनी होगी। याद रखना, अभी न्यूमेरिकल हम कराएंगे, रिएक्शन भी कराऊंगा, तभी समझ में आएगा। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। नीचे वाला अधिक धनी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं को, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं को, ऊपर स्थित धातुओं को कम क्रियाशील और नीचे वाली धातुओं को अधिक क्रियाशील माना जाता है। अगला लिखो, नेक्स्ट, इस श्रेणी में अधातुओं को, इस श्रेणी में अधातु है, इस श्रेणी में अधातुओं को, इस श्रेणी में अधातुओं को उनके ऑक्सीकारक क्षमता के आधार पर, उनकी ऑक्सीकारक क्षमता के आधार पर रखा गया है। तो धातुओं ऑक्सीकारक क्षमता लिख लीजिए। अब ये चित्र हटा दें इसको और चलिए बना रहने दो, क्योंकि आगे आप सीखेंगे तो अभी बना रहने दो, ठीक है। ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता लिख लो, ऑक्सीकारक, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, ऑक्सीकारक क्षमता किसकी? अधातुओं की, लिख लो अधातुओं की, अधातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम लिखा चुके हैं पिछली वीडियो में, फिर आप दोबारा लिख लीजिए। सबसे पहले ऑक्सीकारक, सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन होता है? F2, ठीक है, और उससे कम Cl2, उससे कम Br2, उससे कम I2, ठीक है। पहले I2, सबसे अधिक ऑक्सीकारक F2 होता है, ठीक है। इसका मतलब नीचे से ऊपर से नीचे चलने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, लेकिन नीचे से अगर ऊपर चले तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी, याद रखना। तो ऊपर वाले ऑक्सीकारक होते हैं, ऑ करते रहते हैं, याद रखना। ऊपर वाले ऑक्सीकारक और नीचे वाले पचायक, नीचे वाले पचा जाते हैं, ठीक। नीचे वाले पचायक चाहते हैं, पचायक होते हैं इसलिए शक्तिशाली होते हैं नीचे वाले, और इसीलिए क्रियाशील ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ज़्यादा धनी होते हैं। कौन? नीचे वाले। ऊपर वाले ऑ करते थे, ऑक्सीकारक होते हैं, और ऑक्सीकारक होते हैं तो वो कैसे होते हैं? जो ऑक्सीकारक होते हैं वे अपचयन क्रिया करते हैं, सही है। अपचयन क्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को देते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन का संबंध धन से, मान ली धन देने वाला, ऊपर वाला लेने वाला, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट, समझ में आ गया ये पॉइंट? अच्छा, इसमें एक और लिख लीजिए, लेकिन अधातुओं में लिखें, लेकिन अधातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, लेकिन अधातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ता जाता है। अधातुओं का धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। इस श्रेणी में हाइड्रोजन से, मतलब H से, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं, नीचे रखी धातुएं, हाइड्रोजन हीरा उसके नीचे ही रही, हाइड्रोजन के नीचे स्थित धातुएं अम्लों, तनु अम्लों, देखो तनु अम्लों अथवा तनु क्षारों में से, तनु अम्लों अथवा तनु क्षारों में से, तनु अम्लों अथवा तनु क्षारों में से हाइड्रोजन, वो तनु अम्लों अथवा तनु क्षारों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। विस्थापित माने निकाल देती है। कौन निकाल देती है? नीचे वाली, तनु अम्लों और तनु क्षारों में से हाइड्रोजन को निकाल देती है। देखिए रिएक्शन बिल्कुल जैसे, हाँ क्यों निकाल देंगे ये भी समझिए। मैंने बताया नीचे वाली ज़्यादा क्रियाशील, ऊपर वाली कम क्रियाशील, तो नीचे वाला ताकतवर है, ऊपर वाला कमजोर है,
तो ये क्या करेगा, ताकतवर इंसान कमज़ोर को हटा सकता है। तो देखिए कैसे हटाता है। जैसे मान लो कोई भी डालो एफ मान लो एफ, ठीक है, एफ ई ने, और इसका अम्ल मान लो, कोई अम्ल मान लो आप HCl ले लो, आप एफ ई जरूरी नहीं है एफ ई एम एन ले लो, कुछ भी ले लो, चलो एम एन ले लो, एम एन से HCl लीजिएगा आप H2SO4 ले लो, नो प्रॉब्लम। आप क्षार भी ले सकते हैं इसकी जगह, जैसे ZN ले लो, ZN की जगह क्षार ले लो, NaOH ले लो, लेकिन कैसा होना चाहिए, तनु, ये भी तनु होना चाहिए, तनु अम्ल होना चाहिए, तनु अम्ल है ना, तनु क्षार सब तनु होना चाहिए, तनु डाइल्यूट, इसको डाइल्यूट बोलते हैं। तो क्या होगा, ये क्या करेगी, Fe देखेंगे Fe H से ऊपर है या नीचे, Fe नीचे है, इसका मतलब इसकी शक्ति ज़्यादा है, इसकी शक्ति ज़्यादा है तो ये बड़ा लड़का है और ये छोटा लड़का है, तो ये बड़ा लड़का छोटे को हटा देगा, फेंक देगा, तो H हटा दिया और इसके स्थान पर H को फेंक देगा और इसके स्थान पर इसका कब्जा, इसके मकान में कब्जा कर लेगा और बन जाएगा, मकान में कब्जा करके क्या बनेगा, FeCl2, क्या बनेगा, FeCl2। हो सकता है FeCl3 भी बन जाए, वो डिपेंड करेगा इसकी प्रकृति पर, ठीक है, FeCl2, क्योंकि Fe की वैलेंसी या Fe2+ होती है या Fe3+ होती है, या Fe2+ होगी या Fe3+ होगी। चिंता ना करो, हम आपको अगले 7वीं यूनिट में, यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 7 में आपको 2+ कैसे आते हैं, 3+ कैसे आते हैं, आपको सब बताने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी 10th की चीज़ है, 10th में बताना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो Fe क्या बनेगा, Cl2 Cl2 होने चाहिए, तो इसे मल्टीप्लाई 2 कर दिया, तो H2, इसका H2 गैस निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो H2 को फेंक दिया किसने, Fe ने, क्यों, क्योंकि Fe नीचे है, अर्थात चाहे क्षमता Fe की ज़्यादा है, क्रियाशीलता ज़्यादा है, ठीक, धन विद्युतीय लक्षण ज़्यादा धनी है, ज़्यादा धनी वाला गरीब वाले को तो फेंक देता है, तो याद रखना नीचे वाला ज़्यादा धनी है, ठीक, ऐसे रिएक्शन, ऐसे इसको, इससे भी क्या करेगा, Zn क्या करेगा, H को फेंक देगा, Zn H को फेंक देगा, तो यहाँ आ जाएगा O और Zn, ठीक है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा, लेकिन बनता नहीं है, बनता है Na2ZnO2, ये बनता है, क्या बनता है, ये Na2, ये नहीं बनेगा, इसमें तो ये बन गया सीधा सीधा, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। यही तो आपको आगे चल के सीखना कि सर इसमें 2 क्यों लटक गए, इसमें 2, इसमें क्यों नहीं 2 लटके, ये ऐसा कैसे हो गया, वो आपको अगले, यही तो आपको जानकारी, तभी तो केमिस्ट्री में मजा आएगा, सबसे गजब की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप केमिस्ट्री के सीख जाने, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, कैसे ये क्यों आया, इसमें जुड़ क्यों गया, सारा आप सीखेंगे नेक्स्ट में आगे चैप्टर नंबर 7 में, क्योंकि उसमें 7 में रिएक्शन ही रिएक्शन है बेटा, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ अभी, अब आप सीख ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि बहुत डिटेल सिखाना पड़ेगा, और शुरुआत से छोटी चीज़ सिखाएंगे तब आप सीख पाओगे ना, तो उसमें हम चैप्टर नंबर 7 पहले बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होइए, तभी सीखेंगे। तो अभी आपको सीखना है ही नहीं, अभी आपको बनाना नहीं रिएक्शन, समझना है बस, H को हटा देगा, इतना समझना है कि H को फेंक देगा और H के स्थान पर Zn आ जाएगा, NaOZn, ठीक है, लेकिन मैंने बताया इसको लिखा नहीं जाता, लिखने का तरीका Na2ZnO2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो इसलिए 2 का मान मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्शन होती है, H2 को हटा सकता है, किसमें से, तनु अम्ल में से, तो ये पॉइंट हो गया, तो आगे सारे पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब हेडिंग डालेंगे सब स्टूडेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डालिए विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, क्या इसके अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग होता है, देखते हैं क्या क्या इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, अभी आपको बताया धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करते हैं, ठीक है, बताया धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, तो बेटा धातुओं की क्रियाशीलता आपको हम ज्ञात कर सकते हैं, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा गैप दे रहे कि जो फैन है वो ऑन हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट। तो धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, ठीक है, और धातुओं की क्रियाशीलता आपको बता दिया, जो धातु नीचे हैं वो अधिक क्रियाशील है क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप लिखना चाहें दोबारा लिख लें, नहीं तो आप यहाँ लिख चुके हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, धातुओं की अपचायक क्षमता ज्ञात करने में, तो ये भी आप लिख चुके हो, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड हो, लिखना चाहें आपकी इच्छा है, आप लिखना चाहें इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जिन धातुओं का
मानक इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव होता है अर्थात कम होता है, वे अधिक अपचायक होती है। तो इसलिए नीचे वाली अधिक अपचायक होती है, ऊपर वाली कम अपचायक होती है। ठीक है, जैसे अगर जैसे के रूप में लिखना चाहो तो आप लिख दो जैसे, लिख लो इनका, इसका जैसे, पहले ऊपर वाले का जैसे लिखो, जैसे लिख दो का। धातु क्रियाशीलता, सबसे अधिक क्रियाशील कौन? एलाई, सबसे अधिक क्रियाशील एलाई, उससे कौन? के, हम धातु लिखो एलाई प्लस में लगाओ, उसके बाद बी ए है ना, उसके बाद कोई भी आ सकता है, उससे ऊपर वाला जेड एन आ सकता है, बाई चांस दे दे एन आई आ सकता है ऐसे। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील, ये क्रियाशीलता का क्रम हो गया। सबसे अधिक क्रियाशील एन आई है, क्योंकि नीचे है। अपचायक क्षमता में अपचायक क्षमता भी है, ये एल आई लिख लो, अपचायक क्षमता एल आई बी ए जेड एन, धातु में अपचायक क्षमता को करें। अब इसमें न्यूमेरिकल रिएक्शन कराएंगे तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट, धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण या गुण ज्ञात करने। नेक्स्ट हेडिंग है धातुओं का धन विद्युतीय गुण ज्ञात करने में। इसमें भी धन विद्युतीय गुण कैसे ज्ञात करते हैं? एल आई का धन विद्युतीय गुण ज़्यादा है, के का धन विद्युतीय कम है, और उसके बाद बी ए, उसके बाद जेड, ये भी है, सेम टू सेम, बहुत आसान। अब बात आती है नेक्स्ट हेडिंग है हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता तथा क्रियाशीलता ज्ञात करने में। ये लिख लो, हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता तथा क्रियाशीलता ज्ञात करने में। तो आप इसकी हेडिंग के इसमें भी कुछ नहीं लिखना है, इसमें भी आप केवल जैसे करके लिख लो। F2 की अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2 उससे कम होता है, उससे कम। F2 की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा होगी। आप लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, हेडिंग डाल के क्या लिखोगे? F2 का इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकारक क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए और चूंकि हम जानते हैं हैलोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता सदैव क्रियाशीलता, वो ऑक्सीकारक जो क्रियाशीलता है वो ऑक्सीकारक क्षमता पर डिपेंड करती है। हैलोजन उल्टा है धातुओं का, याद रखना, ये गलत कर देते हैं बच्चे। ऊपर अपचायक क्षमता ज़्यादा है तब क्रियाशीलता ज़्यादा है, इधर ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा तब क्रियाशीलता ज़्यादा, अंतर है। यहाँ क्रियाशीलता किस पर डिपेंड कर रही है? अपचायक क्षमता पर। किसकी? धातुओं की। धातुओं की क्रियाशीलता अपचायक क्षमता पर डिपेंड करती है, लेकिन अधातुओं की क्रियाशीलता, ये अधातु है, ये अधातु में हैलोजन अधातु होते हैं, अधातुओं की क्रियाशीलता उसके ऑक्सीकारक क्षमता पर डिपेंड करती है, याद रखना। तो ये ऑक्सीकारक क्षमता का ऑक्सीकारक क्षमता क्रम है, ऑक्सीकारक क्षमता। ठीक है, ऑक्सीकारक क्षमता ऐसे मान लिया, ऑक्सीकारक क्षमता इक्वल टू क्रियाशीलता। किसके लिए? अधातुओं के लिए। ऐसे लिखना चाहिए, अधातुओं में लिख लो, अधातु ऐसे लिख लो तो अच्छा रहेगा। अधातुओं में ऑक्सीकारक क्षमता बराबर क्रियाशीलता, ऐसे बनना समानुपाती है। मतलब अधातु में ऑक्सीकारक क्षमता ज़्यादा होगी तो क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, ऑक्सीकारक क्षमता कम होगी तो क्रियाशीलता कम होगी, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें लेकिन लिख लो, लेकिन नहीं लिख लो, लेकिन धातुओं में, धातु में उल्टा है, लेकिन धातुओं में लिख लीजिए, धातुओं में अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता बराबर क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। ठीक है, धातुओं में क्या होगा? अपचायक क्षमता ज़्यादा होगी तो क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीकारक क्षमता क्रिया, धातुओं में क्या होता है? ऑक्सीकारक क्षमता इक्वल टू क्रियाशीलता, और धातुओं में अपचायक क्षमता इक्वल टू क्रियाशीलता, एक दूसरे में प्रोपोर्शनल होती है, याद रखना, बराबर होती है। प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, बराबर ना लिखो, प्रोपोर्शनल लिखो, बराबर ना सही है, बराबर गलत है, प्रोपोर्शनल लिखो, बराबर हटा दीजिए, प्रोपोर्शनल सही है। बराबर ऐसे लग रहा है, इसका मान इसके बराबर हुआ नहीं, प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल में करिए। चलो, तो आपने ये जाना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग धातु ऑक्साइडों का स्थायित्व ज्ञात करने में। क्वेश्चन ले लो, अथवा इसको एक और दूसरे नाम से जानते हैं, धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव। धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव, धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव, लिखिए इसके अंतर्गत। अब धातु ऑक्साइड और ताप का प्रभाव सुनिए, इसमें जो धातु ऑक्साइड मतलब जो धातुएं
इसमें देखेंगे जो धातुएं Cu से ऊपर होती हैं, कॉपर और कॉपर से ऊपर होती है, Sn से ऊपर होती है, ये वाली धातु ऊपर वाली, उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपग्रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो ले लो इसमें देखें जिन धातुओं वो वे धातु लिखो, देखो वे धातु में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में Sn से ऊपर है, 10 से ऊपर Sn, वे धातु में जो विद्युत रासायनिक में Sn से ऊपर है, उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपने आप अपघटित हो जाते हैं, अपने आप अपघटित हो जाते हैं। अपघटित माने टूट जाते हैं। उनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अस्थायी होते हैं। स्थायित्व कम होता है, अस्थायी माने कम स्थायित्व होता है। अपने आप टूट जाए तो कम स्थायी है, अस्थायी होते हैं। देखिए जैसे इसमें जैसे देखो, जैसे क्या है, जैसे आपका CuO अगर गर्म कर देंगे तो Cu अलग बनाएगा, O अलग बनाएगा, HgO Hg अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, AgO Ag अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। लेकिन अब O लिखा नहीं जाता, आपको पता है O नहीं लिखते, O2 ग्रुप में लिखते। तो यहाँ 2 लगाया तो नियम कहता है इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 2 नहीं लगा सकते क्योंकि ये सॉलिड है, ये कैसा है? सॉलिड। और ये गैस है, गैस 2 परमाणु गैस है, सॉलिड में एक आगे लगा देते हैं। यहाँ 2 लगाया तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो रिएक्शन हो गई। और इसका सूत्र बनता है, ये 2 आवेश है, इसके 2, इसका सूत्र Ag2O होता है। यही तो आप जानेंगे आगे चल के, इसका सूत्र AgO होता है, इसका Ag2O कैसे हो गया, यही तो आपको सीखना है केमिस्ट्री में। मैं बताऊंगा ये 2 कैसे आ गया, इसमें 2 नहीं आया, इसमें 2 आया, आगे चल के बताएंगे। तो इसमें Ag2 अलग हो गया और O अलग हो गया, लेकिन O लिखा नहीं जाता, O2 लिखा जाता है। यहाँ 2 और 2 यहाँ लगाओगे, 2 का गुणा यहाँ कर दिया तो 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन 2 गुणा आगे करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया। तो आप ये रिएक्शन लिख लीजिए, फटाफट लिख लो। ठीक है, हाँ उसमें अभी मैंने आपको लिखाया था Sn, Sn नहीं बल्कि Cu सुपर वाली होती है, Sn काट देना, Sn काट देना, Cu लिखना, Cu से ऊपर होती हैं, उनके ऑक्साइड गर्म करने में अपघटित होते हैं। तो Cu, ये Cu वाला नो रिएक्शन, यहाँ Cu भी है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अस्थायी ऊपर वाले। नेक्स्ट हेडिंग, तो इसका मतलब यहाँ गर्म करने के सामने ताप, ये गर्म करने के सामने गर्म, ये ताप का निशान, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को शो करता है त्रिभुज। 2 रिएक्शन, तीनों लिखना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, धातु नाइट्रेटों पर ताप का प्रभाव। धातु नाइट्रेटों पर किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। धातु नाइट्रेटों पर ताप का प्रभाव। धातु नाइट्रेट कौन कौन से होते हैं? अब धातु नाइट्रेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यही धातु नाइट्रेट पर ताप का प्रभाव कार्य करेगा। ठीक है, जो सिल्वर से आसपास है, सिल्वर में Ag की, Ag कहाँ है? हीरा। ठीक है, Ag है ये, Ag से जो Ag है Hg, इन दोनों के नाइट्रेट जो होते हैं वो गर्म करने पर अपघटित होते हैं और किसी के अपघटित नहीं होते, ना इसके, इनके नाइट्रेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होते, ना ऊपर वाले के, केवल Ag और A। ठीक है, तो लिखेंगे Ag तथा Hg, Ag Hg और इससे ऊपर वाली धातुओं के नाइट्रेट गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। तो देखिए Hg ये रहा, Hg का नाइट्रेट का सूत्र क्या है? AgNO3, गर्म कर दो, और AgNO3 का सूत्र क्या है? AgNO3, गर्म कर दिया। गर्म करने पर क्या होगा कि ये गर्म करेगा तो क्या बनेगा? HgO, फिर क्या बनेगा? NO2, फिर एक बचा O, वो बचेगा, हाँ ये सॉरी ये बना। ठीक है, ये अपघटित होगा। ऐसे इसमें Ag
ये हो गया NO2 फिर O, इस तरह से इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, अब वही बात इसमें देखा, Ag अलग हो गया, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और एक O निकल गया इसमें। देखिए 3 थे वो, 2 इसमें निकल गए, एक O। ये रिएक्शन करना सिखाएंगे अभी हम ज़्यादा सिखाना नहीं, इतना समय नहीं है। ठीक है, आगे हम रिएक्शन कैसे टूटी, कैसे ये बन गए, आगे हम बहुत अच्छे से बचाने वाले हैं। आप कहेंगे केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो देखिए O और O अकेला लिखा नहीं जाता, O2 के रूप में रहता, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 यहाँ किया तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ऐसे ही यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो यहाँ 2। ये रिएक्शन का लीजिए गर्म करने का। तो यस, नेक्स्ट हेडिंग, धातु ऑक्साइडों का H2 द्वारा अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। धातु ऑक्साइडों का H2 द्वारा अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। लिखो, इसमें लिखें Fe, ये रहा Fe, लोहा जिसे कहते हैं लोहा, इसमें लोहा तथा इससे ऊपर वाली लोहा Fe तथा इससे ऊपर वाली धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा कैसे हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पच जाते हैं। देखिए Fe से ऊपर वाला कौन है? Fe भी हाँ कार्य करेगा, क्योंकि Fe और Fe से ऊपर वाला, तो Fe इसका ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? Fe2O3। इसके किसके द्वारा अपचयित हो जाएगा? H2 के द्वारा। सही है, मतलब इसकी H2 के साथ क्रिया हो जाएगी, H2 द्वारा अपचयित हो जाएगा। H2 के साथ अपचयित हो जाएगा तो क्या बनाएगा? ये H हमेशा O से मिलकर बनाता है, H मिलकर O से मिलकर क्या बनाएगा? H2 बना लेगा और क्या बना? Fe बना कर देगा। ठीक है, आपको रिएक्शन करना नहीं सीखना, ये लिखी हुई आएंगी। रिएक्शन करने के लिए आप 7वीं यूनिट है तब आपको समझ में आएगा ये रिएक्शन होती कैसे। ठीक है, अच्छा अब देखिए बराबर करते हैं। यहाँ Fe कितने? 2, यहाँ Fe कितने? 2, हो गए बराबर। अब यहाँ O कितने? 3, यहाँ O कितने? 1, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, लेकिन यहाँ 3 नहीं करेंगे, यहाँ 3 करेंगे, 3 हो गया O, लेकिन H मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 H होने चाहिए, यहाँ H कितने? 2, तो 6 H बनाने के 3 का मल्टीप्लाई है, 3 दूनी 6 हो गया। ये हो गई रिएक्शन। इसका मतलब क्या कर दिया? Fe को उसने अलग कर दिया, किसने? H2 ने। ठीक है, H2 ऐसी और भी हो सकती है, SnO प्लस H2, ये भी Fe से ऊपर है, ये भी क्या करेगा? ये O H को इसका ले सकता है और H2 बनाएगा। आगे रिएक्शन में बहुत हेल्पफुल मिलेगी। हाँ, कौन रिएक्शन करेगा, कौन रिएक्शन नहीं करेगा? नीचे वाले रिएक्शन नहीं करेगा। अब नीचे वाले ZnO प्लस H2, अब ZnO Fe से नीचे तो ZnO प्लस H2 क्रिया करेगा, तो H2O और प्लस Zn नहीं बनाएगा। यही खास बात, इसीलिए विद्युत सीखनी है तो आपको रिएक्शन में भी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है नो रिएक्शन। इसका आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं नो रिएक्शन, मतलब इनके बीच क्रिया नहीं होगी, अर्थात होगी तो ये H2O और Zn नहीं बनाएगा, लेकिन Fe से ऊपर वाले H2O बनाएंगे, जल बनाएंगे और धातुओं को अलग विस्थापित कर देंगे। ये इसका नियम, किसमें? ऑक्साइडों में से। ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं का विस्थापन। धातुओं का विस्थापन, धातुओं का विस्थापन, धातु विस्थापन लिखें, धातुओं का विस्थापन। अब देखिए बेटा धातु और विस्थापन कैसे होता है। देखिए विस्थापन माने खिसकाना, अलग हटा देना। बताइए इनमें कौन अलग हटाएगा? नीचे वाली ऊपर वाली को हटा सकती है या फिर ऊपर वाली नीचे वाली को हटा सकती है? आप बताएं किसकी शक्ति ज़्यादा है? नीचे वाली इंडिया है, ऊपर वाला पाकिस्तान मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो नीचे वाला ऊपर वाले को हटाएगा, ऊपर वाले नीचे वाले को हटाएगा? बताइए। इसका मतलब एल्युमिनियम नीचे वाले की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, ऊपर वाले की क्रियाशीलता कम होती है, तो नीचे वाली धातु ऊपर वाली को आसानी से हटा सकती है, क्योंकि नीचे वाली की अपचयक्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है,
कोई भी छात्र इंडिया पाकिस्तान के बीच में न जाए, सॉरी ये मेरी गलती है, इसलिए वो भूल जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना इसके लिए इंडिया पाकिस्तान है, मतलब नीचे वाला स्थान है, नीचे वाली कक्षा क्षमता ज़्यादा, ऊपर वाली कक्षा क्षमता कम है, ठीक है। चलो, तो इसलिए नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को हटा सकते हैं क्योंकि वो कमजोर है, कम क्रियाशील है, ठीक। तो आप लिखेंगे इसी में, देखिए जिन धातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होता है, वे अपने ऊपर स्थित धातुओं को उनके विलयन में से विस्थापित कर देती हैं, कैसे विस्थापित करती है, देखिए नीचे वाली हटाएंगे, जेड एंड, मान लो कोई एक निलीय धातु ले लिया है, ठीक है, ये क्रिया करेगी किससे, मान लो ऊपर वाली कोई धातु ले लीजिए, चलो नाम ले लो CuSO, कॉपर सल्फेट, ठीक है, बस लिख के ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये धातु ऐसी लिखी हो, ऐसा नहीं लिख सकते, Zn2+ ऐसी लिखी हुई आएगी परीक्षा में और Cu लिखा आएगा, ऐसा लिखा ही नहीं आएगा परीक्षा में, लिखने का तरीका ऐसे आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, लिखी हुई ऐसे रिएक्शन, ये भी नहीं लिखना है आपको, ये भी याद स्ट्रिक्ट याद रखनी है, ये भी लिखने के लिए कभी नहीं आएगी, ना ये बनाने के लिए आएगी, परेशान नहीं हुई, ना बनाने के लिए ना लिखने के लिए आएगी। तो Zn+CuSO को लिख के आएगा। अब कहेगा आगे क्या बनेगा, ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी, सुनिए क्या होगा, जो अकेला है, अकेला, इसी को आप देखेंगे ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है या नीचे, किससे, विलयन से, ये विलयन है। अच्छा, आप मुझसे पूछें, आपने विलयन कैसे पहचाना, पूछें बेटा, ये कॉपर विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये विलयन पहचान कैसे लिया, बताइए बेटा, ये विलयन कैसे पहचाना, क्योंकि जैसे ही ये देखो, ये जैसे ही इसको गर्म करेंगे, इसको पानी में घोलेंगे तो ये Cu2+ अलग कर देगा और SO4 डबल माइनस अलग कर देगा, इसका मतलब डबल प्लस आ जाता, मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था, एक्वस आ जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हमेशा विलयन कहलाता है, विलयन, तो इसका मतलब ये बड़ा वाला विलयन होता है, नहीं तो छाटना है, परेशान नहीं होता, जो बड़ा लिखा हो विलयन है, बात खत्म नहीं, अकेला लिखा हो वो पदार्थ है, ठीक। उसी पदार्थ को, उसी धातु को ये देखेंगे वो ऊपर है या नीचे, ऊपर है या नीचे, अगर नीचे है तो क्रिया संभव है, अगर ऊपर है तो क्रिया संभव नहीं है, ठीक है, मतलब नीचे अगर है तो उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है, इसका मतलब उस वाले को हटा देगा, इसको हटाना, सुनिए आप सोचो, ये वाला बंदा इसको हटाना चाहता है, अब आप देखिए ये हटा पाएगा इसको, ये वाला बंदा इसको हटा पाएगा, अब कैसे देखेंगे हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा, इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा है या कम, कैसे दिखेंगे, ये नीचे है या ऊपर, अगर ये नीचे है तो क्रियाशीलता ज़्यादा है, अपचायक क्षमता ज़्यादा है, पावरफुल ज़्यादा है, अगर पावरफुल ज़्यादा तो हटा देगा। अब आप चेक करें श्रेणी में, नीचे है ऊपर, Zn, ये रहा Zn, यस मिल गया, ये Zn है नीचे है, और Cu ऊपर है तो Cu कमजोर है, इसका मतलब ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, और बड़ा वाला छोटे वाले को हटा देगा, इसका मतलब ये Zn इसको फेंक देगा और ये निकल के हो जाएगा बाहर, ये निकल के बाहर आ गया, और उसके स्थान पर, उसके घर पर, इस मकान पर किसने कब्जा कर लिया, Zn, ZnSO4 बन जाएगा। आगे समझ में, इसका मतलब ये क्रिया संभव है, क्यों, क्योंकि जो अकेला था वो नीचे है, अकेले वाले को देखें, अकेला अगर नीचे है तो क्रिया संभव है, अकेला ऊपर है तो क्रिया संभव नहीं है। ये रिएक्शन ऐसे भी लिखी जा सकती है, उल्टी भी, CuSO4+ Zn ऐसे भी आ सकता है, मतलब ये इधर, उससे कन्फ्यूजन मत होना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, अकेला वाला देखेंगे, अकेला किधर है, ये वाला अकेला है, अब ये अकेला है वो ताकतवर है, मतलब क्रियाशीलता ज़्यादा है या क्रियाशीलता कम है, इसकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता कम है या ज़्यादा है, वो देखेंगे। अब ये देखेंगे ये ऊपर है कि नीचे, तो देखा ये नीचे है और Cu ऊपर है, इसका मतलब ये कमज़ोर, ये ताकतवर, तो क्या करेगा, ये इसको हटा देगा और फेंक देगा, तो बन जाएगा ZnSO4+C। बात समझ में आ गई, हाँ। तो इसलिए नीचे वाली धातुएं, उनके जो कमज़ोर वाली धातुएं हैं, उनके विलयन में से, ये विलयन है, उनके विलयन में से उनको हटा देती हैं, कौन, जो नीचे स्थित है, ठीक, याद रखना।
मैंने अभी पॉइंट बोला वो ध्यान रखना। तो ये दोनों धार उतार लीजिए, समझ में आ जाएगा। उतार लो आप, तीर बनाना चाहो बना लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तीर, ये तीर थोड़ा समझाने के लिए था, ऐसे बना लो। सॉल्यूशन है ठीक, बन गया। अब लास्ट डालेंगे अधातुओं का विस्थापन। अधातुओं का विस्थापन किसका? अधातुओं का विस्थापन। बेटा अधातु है, देखो ये धातु है और ये अधातु है। आजा ये है धातु और ये है अधातु। ये आजा धज्जा अधातु है, इसका मतलब इसका गुण अलग अलग है। धातु में धारा बहती है, धातु में धारा नहीं बहती। इसका मतलब ये कुचालक वो सुचालक, तो अंतर है। जब अंतर है तो इसकी प्रॉपर्टी में भी अंतर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ठीक उल्टा होता है। इसमें आप ये लिस्ट तो देखेंगे नहीं। अधातु में लिस्ट कौन सी देखोगे? फूटा, कुल्हड़, बारात आई, ठीक ये देखेंगे। फूटा, कुल्हड़, बारात आई, या फूल कड़ियाँ बरी आई, फूल कड़ियाँ बरी आई, ठीक ऐसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसी क्रम में याद रखेंगे। तो अधातुओं में क्या होता है, अभी धातु में क्या होता है, नीचे वाला ऊपर वाले को हटाता है। अधातु में उल्टा, अधातु में ऊपर वाला नीचे वाले को हटाता है। ये अंतर है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो क्या होगा, तो अधातु में लिखें और किसकी वजह से हटाता है? अधातु में किसकी वजह से ये हटाने का गुण होता है? ऑक्सीकारक क्षमता भी लिखाया था। ऑक्सीकारक क्षमता इनटू क्रियाशीलता, राइट। और क्रियाशीलता से ही तो हटाएगा। क्रियाशील ज़्यादा है कम है, तो ऊपर वाला क्रियाशील और क्रियाशील ही तो बंदा हटाता है। जो ज़्यादा क्रियाशील है, जो व्यक्ति ज़्यादा क्रियाशील है वो जल्दी हटाएगा, तो ऊपर वाला ज़्यादा क्रियाशील है। किसकी वजह से क्रियाशील है? ऑक्सीकारक क्षमता की वजह से। और ये किसकी वजह से क्रियाशील होते हैं? अपचायक क्षमता की वजह से क्रियाशील होते हैं। कौन? धातु में। इतना अंतर है। तो लिखेंगे जिन अधातुओं का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वे अपने नीचे स्थित अधातुओं को उनके विलयन से विस्थापित कर देती हैं। देखिए कैसे विस्थापित करती हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास KI है, KI क्रिया किससे करा दी? Cl2 से। चेक करो ये क्रिया हो सकती है या नहीं, मतलब आगे चलेगी या नहीं। हाँ, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये भी पता लग जाता है इससे। बहुत अच्छी थ्योरी है ये। आगे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, क्रियाशीलता कार्य करेगी या नहीं करेगी। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ढूंढे विलयन कहाँ है। पहले अकेला ढूंढे। अकेला कौन है? ये अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला है, बस। तो इसी को देखेंगे ये ऊपर है या नीचे, तो ये विलयन हुआ, ठीक। ये सीधे सीधे सॉल्यूशन हुआ, राइट। अब ये ऊपर है या नीचे ये देखेंगे, ठीक है। ऊपर है या नीचे चेक करो। किससे ऊपर नीचे? K से या I से? नहीं, K पे कंपटीशन नहीं करेंगे। क्यों? K पर तो धातु होता है, प्लस होता है, और ये तो माइनस होता है। तो माइनस को संबंध प्लस से नहीं देखेंगे। माइनस का संबंध हटाएगा कौन? माइनस माइनस को ही तो हटाएगा। ये माइनस और प्लस तो चिपक जाएगा। क्यों? सही बात है, प्लस माइनस हमेशा चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं, और माइनस माइनस प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब ये इसको हटाएगा। तो आप इन दोनों को देखें, Cl2 को देखो I के पर्पज से, I2 किसके? अर्थ I। तो आप ये देखो ऊपर है या नीचे। देखिए Cl2 ये रहा, Cl2 आपका ये रहा, और I2 आपका कहाँ है? I तो ये रहा I, और I तो ये नीचे है। अब ये ऊपर है और ये ऊपर है और ये नीचे है। क्या ये ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है? ऊपर वाला नीचे को हटाता है? नहीं। यस बेटा, अधातुओं में ऊपर वाला ही नीचे को हटाता है, लेकिन धातुओं में नीचे वाला ऊपर को हटाता है। याद रखना, क्योंकि धातु में अपचायक क्षमता किसकी वजह से होती है? अपचायक क्षमता, क्रियाशीलता। हाँ, धातुओं की क्रियाशीलता उसकी अपचायक क्षमता से निर्धारित होती है, और अधातुओं की क्रियाशीलता उसकी ऑक्सीकारक क्षमता के द्वारा निर्धारित होती है। तो ऊपर ज़्यादा ऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। इसीलिए ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा। तो ये इसका मतलब ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये पावरफुल है। अधातुओं में ऊपर वाला पावरफुल होता है, तो ये ऊपर वाला इसको हटा सकता है? हाँ, हटा देगा।
थप्पड़ देगा, हट के अलग, जैसे ही अलग हो जाएगा वैसे के से ये चिपक जाएगा, क्या बना देगा, KCl बना दिया, KCl जमा दिया, आई को क्या कर दिया, आई को फेंक दिया, आई फेंक दिया। समझ में आ गया? अब तुम कहोगे सर ये 2 कहाँ गए, यही तो रिएक्शन आप आगे चल के सीखेंगे, ये 2 कैसे आ जाती है। तो अब ये 2 इसमें हम ऐसा नहीं कि Cl को यहाँ लटका दें और ये इसको हटा दिया और Cl2 को यहाँ रख दिया, Cl2 नहीं आएगा क्योंकि K की वैलेंस ही 1 है, ये आप जानेंगे आगे आगे के चैप्टर में। ये +1 है तो यहाँ 1 ही आएगा, 2 नहीं आ सकता, यहाँ 1 है तो 1 आएगा, यहाँ अगर 2 होते तो 2 आता। ठीक है, इसलिए आगे बताएंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक पॉइंट बता देंगे इसमें 2 कैसे आए। नेक्स्ट चलते हैं, तो किसने, Cl ने इसको फेंक दिया अलग, तो यहाँ गया KCl, ठीक है, और I अलग हो गया, I बन गया। लेकिन वही बात, I आपको I2 ग्रुप में लिखा जाता है, तो I2 ग्रुप में तो I2 हो गए तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, तो 2 KCl, 2K हो गए तो 2K, तो यहाँ 2K और 2KCl बराबर हो गया। तो ऐसे रिएक्शन होती है, इसका मतलब ये क्रिया संभव है। अगर मैं इस क्रिया को उल्टा कर दूं, इस क्रिया को कर दूं उल्टा, देख लो, परंतु नीचे लिख दीजिए, परंतु ये रिएक्शन उतार लें, परंतु ऐसे लिखें KCl + I2, क्या ये क्रिया संभव है, चेक करें, नहीं, ये संभव नहीं है, क्रिया संभव नहीं है, होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी बताइए, क्योंकि ये देखेंगे ये ऊपर है या नीचे, किससे, पीछे वाले अदात को देखेंगे, याद रखना, इसको नहीं देखेंगे के मैं तुम के की तुलना करो, ये भी के है, तुम कहोगे सर ये के देखेंगे, के तो धन है, ऋण को धन के साथ नहीं देखते, धन को धन के साथ, धन होगा धनी व्यक्ति धनी के साथ देखा जाएगा, ऋणी व्यक्ति ऋणी के साथ देखा जाएगा। तो I2 को Cl के साथ देखेंगे, ये ऊपर है या नीचे, Cl से, देखो ये I2 नीचे है और Cl तो ऊपर है, तो ये तो शक्तिशाली है, ऊपर वाला शक्तिशाली होता है, इसका हम ये शक्तिशाली है, कैसा है, शक्ति वाला, ताकतवर, इससे बड़ा लगा है, और ये छोटा है, तो छोटा वाला बड़े को हटा पाएगा नहीं, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ हो सकता है ये रिएक्शन पूर्ण लिखा जाए उनसे संभव है या नहीं, तो ये रिएक्शन संभव नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही समझाते हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके क्वेश्चन आपको कराएंगे कि मतलब क्रिया हो रही है, होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, विलेन में परिवर्तन किस प्रकार से आएगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कोई समस्या हो तब भी कमेंट करें, कमेंट करना अनिवार्य है, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।